जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 25 के हो जाते हैं, 27 के हो जाते हैं, लेकिन पैसा कमा ही नहीं पा रहे, फिर उनको ताने मिलते घर से। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो बच्चा मतलब 20 के एज का हो जाए या फिर 18 प्लस हो जाए, तो कैसे वो फाइनेंशियल स्टेबल हो सकता है या फिर कुछ कमा सकता है जिससे वो अपनी खुद के खर्चे निकाल सके। ये प्रॉब्लम लगभग पूरी यंग जनरेशन के साथ में है और इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। किसी लड़की का जो हस्बैंड है वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया किसी तरीके से, एक्सीडेंट से, तो उसको सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? उसके लिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे बिजनेस वो करना चाहते हैं और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, तो ऐसी कोई योजना है जहाँ से वो पैसा उठा के अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं? किसी के बैंक से पैसे गायब हो जा रहे हैं, उनको ऑनलाइन झांसा देके किसी भी तरीके से उनसे पैसे उनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, तो इसको कैसे बंद करें? मतलब कैसे कैसे पता लगाएं कि ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ और कैसे इससे मतलब बचना है? आपके आदर्श नेता किसी एक का नाम? मान्यवर कांशीराम जी। कांशीराम। अच्छा, क्यों? क्योंकि हो सकता है विचारधारा में हमारा मतभेद हो, हाँ, लेकिन ने अभी एक पाल चौराहे पे कन्नौज के शीतल पेयजल की व्यवस्था कराई है, तो उसके पीछे मतलब क्या मोटिव था और कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से उसकी जरूरत पड़ी आपको? तो हमने अखिलेश जी को भी 1 साल का टाइम दिया। अच्छा, कि आपके पास 1 साल का टाइम है, आप वहाँ पर व्यवस्था करवा दीजिए पानी की। ये बताइए कि सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से हम एक हमारा जो यूथ है कैसे यूज कर सकता है? अच्छा, आज की राजनीति में ईमानदारी बनाए रखना कितना जरूरी है? आज की लाइफ में आप ईमानदार हैं तभी लोगों का सहयोग बिल्कुल ले सकते हैं। का जय पर सत्य संदेह सोते मिले न कछ संदेह। मतलब ये हुआ कि जो आरक्षण जो मिला है वो सही है कि गलत, वो आप बताइए थोड़ा सा। शिक्षा आपके लिए क्या है, प्रकाश या आज़ादी? शिक्षा हमारे लिए प्रकाश है और एक माध्यम है कि जिससे मुश्किल चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस माइंडेड। बचपन से ही बहुत बढ़िया। लोगों को लगा कि यार मार खाने से और बेइज्जती होने से अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द अनमोल शो और मैं हूं आपका होस्ट अनमोल। इस शो में हम लोग मिलते हैं उन लोगों से जिनकी लाइफ खुद की नहीं होती बल्कि लोगों के लिए और समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ में है कन्नौज के एक ऐसे शख्स जिनको वन मैन आर्मी कहना गलत नहीं होगा। शिक्षा, टेक्नोलॉजी और समाज सेवा, इन तीनों को साथ लेकर चलने वाले, हर रविवार को कंप्यूटर क्लास निःशुल्क चलाने वाले और समाज में शीतल पेयजल और बच्चों की शिक्षा, वृद्धावस्था पर काम करने वाले और मां अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति की स्थापना करने से लेकर सभी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अगर बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक और साथ ही साथ सोशल मीडिया का कोर्स और MSME इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की पढ़ाई की है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान पवन सर का। पवन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पॉडकास्ट में आके, हमारे पॉडकास्ट में? हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं समाज में अच्छी चीज़ों को जनता तक पहुंचाने के लिए और इस तरीके से जो भी लोग सार्थक पहल कर रहे हैं समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, उनका भी आभार और आपका तो स्पेशली बहुत ज़्यादा आभार और धन्यवाद। आज हम आपकी लाइफ के दिलचस्प किस्से और आपने समाज में काफ़ी अच्छे काम किए हैं उन पे हम लोग बात करेंगे और हम चाहते हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी जो भलाई के कार्य हैं वो लोगों तक और जनता तक अच्छे तरीके से पहुंचे। अच्छा, आपने मतलब बीटेक भी करी है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, उसके बारे में बताइए कि मतलब वो कैसे सोचा आपने करने के लिए? तो शुरुआती पढ़ाई हमारे यहाँ गाँव से हुई, फिर उसके बाद में लगभग हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 7 से लेकर 8 इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की हुई है। अच्छा, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हो और एक कॉम्प्लेक्स चीज़ भी मान सकते हो, क्योंकि 1 या 2 साल में इंस्टीट्यूट को चेंज करना, फिर उसके एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना, फिर वहाँ परफॉर्म करना, तो इसी टाइप से अपनी पढ़ाई चली है। बचपन में कोई एक अहम किस्सा शेयर करिए, मतलब कोई स्पेशल किस्सा हो जो आपके मन में, कोई भी किस्सा ऐसा हो। बचपन में जैसे कि होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं जो उसका परिणाम देखते हैं उसी को करने का प्रयास करते हैं एज ए चाइल्डहुड। जैसे कि बचपन में न्यूज़पेपर में हम देखा करते थे, फोटो में रेसलिंग वाला एक वो पार्ट आता था स्पोर्ट में। रेसलिंग। तो रेसलिंग वाले में तो हम लोगों ने भी सोचा दोस्तों ने मिलकर कि हम लोग भी रेसलिंग अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके चारों तरफ छोटी छोटी पतली पतली डंडी बांध दी और उस समय इसका मतलब ये नहीं पता था कि ये जो रस्सी बांधी जाती है इसका उद्देश्य ये होता है कि जब इससे कोई टकराए वो बाहर गिरे ना जाकर। तो हम लोगों के पास उतना फैसिलिटी भी नहीं थी। तो वही जो अपनी मम्मी का वो सुई धागा होता है, तो पोल लगाए चारों तरफ और सुई धागे वाली जो वो धागा था तो रेसलिंग होता है चारों तरफ लगा के, चारों तरफ होता है।
तो जब हम लोग रेसलिंग स्टार्ट करते थे तो हर 1 या 2 मिनट बाद जैसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, हमारे धागा और पिलर सारी चीजें टूट जाती थी। तो उस समय वो चीज़ नहीं समझ में आई। अब जब देखते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है कि उससे जो धागा था उसका उद्देश्य केवल बांधना ही नहीं था, उसका उद्देश्य था सपोर्ट करना। बिल्कुल। तो लेकिन वो जितने फ्रेंड लोग थे, कितनी उम्र आई होगी उस समय जब ये किस्सा बता रहे हैं आप? हाँ, लगभग 4 या 5 साल की उम्र। 4 या 5 साल की उम्र में? हाँ, तो बाकी दोस्त भी अब भी हैं। अभी जब लोग आपस में बैठते हैं तो उस चीज़ को लेके हंसते हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो आप इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, तो आपके अंदर ये कब जागा कि हम समाज में अच्छा काम तो कर रहे हैं, साथ साथ हमें लगता है कि अब हमें पॉलिटिक्स की तरफ भी जाना चाहिए? ये मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो, ना तो हमारी कभी पढ़ाई प्राथमिकता थी जी, और ना कोई और चीज़ प्राथमिकता है। हमारी बचपन से ही प्राथमिकता है, जैसे कि सब लोग अपनी माँ से इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर कोई भी बच्चा होता है। हाँ। तो जितना हमने सीखा है या समझा है, तो अगर आप हमारी माँ से मिलेंगे तो उनका जो बिहेवियर है अपने पूरे क्षेत्र में, रिलेटिव में, सब लोगों के साथ, तो हमेशा ही उन्होंने दूसरों का सहयोग किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो हमें भी लगता वही जो माँ के परवरिश जिसको बोलना चाहेंगे, तो वही इस टाइप से हुई थी कि हमें लोगों की सेवा करना चाहिए। अच्छा, मतलब तो, था वो आपके अंदर पहले से? माँ से ट्रांसफर हुई चीज़? माँ से ये चीज़ ट्रांसफर हुई। तो ये चीज़ें हमारे लिए ऑप्शनल मान सकते हो। अच्छा। माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन हमारा वो केवल ये लगता था कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो उससे ही हो जाएगा, चीज़ों को हम बेहतर तरीके से अच्छा, सबसे पहली समाज सेवा क्या रही आपकी, जब मतलब अर्ली एज में, जैसे आप या 10th या इंटर में आपने कब कोई काम किया, मतलब समाज के लिए कौन सा बढ़िया काम किया था उस समय? तो एक बार वहाँ पर कश्मीर में 2015 या 16 के आसपास वो बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ था। तो उस टाइम हमने एक प्रयास किया था, एक मदद करने के लिए ग्रुप बनाया था, एनजीओ टाइप का, आरटीएच ग्रुप। आरटीएच ग्रुप? हाँ, उसका मतलब था रेडी टू हेल्प। अच्छा, रेडी टू हेल्प। ठीक है। तो उस समय हमने कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था कि अगर सब लोग हमारे 1-1 रुपए का अगर डोनेशन देंगे तो हम लोग वहाँ पर इफेक्ट, मतलब एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो वहाँ पर जो प्रयास था उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। ठीक है, उस समय उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और टेक्निकल चीज़ें भी उतनी स्मार्ट नहीं थी। लेकिन हाँ, वो सारी चीज़ें अब भी फेसबुक पे पड़ी हुई कि जो इंटेंशन था, जो प्रयास था, जिसको लोग उस समय मजाक समझ रहे थे, वो सारी चीज़ें हम आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि आज मदद कर रहे हैं तो आप हमारी सोशल मीडिया पे जाएंगे, 2015-16 पे सेम फेसबुक पे पड़ी है। हाँ, फेसबुक सेम इंटेंशन के साथ में यही करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय कितने लोग जुड़े थे आपकी उस समय? जो हमारे क्लास के बच्चे थे और हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वहाँ हॉस्टल का, और जो वहाँ के टीचर्स वगैरह थे, तो वो ये लोग तो मानते थे सारे लोग कि ये कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है। ये मतलब हमेशा अलग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सफल हो पाएगा इस बात की वो कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपका इंटेंशन मतलब बचपन से ही क्लियर है कि इन चीज़ों की तरफ काफ़ी लगाव रहा है? हाँ, कि हाँ, हमें लोगों की मदद करना है लोगों की। अरे वाह। तो वहाँ पर वो आरटीएच ग्रुप उतना सफल तो आप कर पाए मदद? हाँ, जितनी मदद हो सकती थी लोगों ने हमें सहयोग किया। और हमें सहयोग करने के बाद जितने अमाउंट में हम कर सकते थे वो हम लोगों ने। कोई बता सकते हो आप कितनी धनराशि आपने मतलब दी थी, उसमें क्या कैसे किया था, कुछ कितनी हेल्प करी थी? लगभग उस समय 5 या 6 हज़ार के बीच में इकट्ठा हुआ होगा, तो वो हमने कर दिया था। और अगर उस समय उतना अगर एफर्ट, जानकारी होती, और यहाँ पर हमारे पास जैसे आज यूपीआई जैसा माध्यम है कि अगर हमारा मित्र गाजियाबाद में या कानपुर में बैठा हुआ है तो वो हमें 1 रुपये या 10 रुपये का पेमेंट कर सकता था। उस समय ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। तो वो जो जानने वाले थे, वो जो हमारे अड़ोस पड़ोस रहते थे, उनको फ़ोन करके बोलते थे कि पवन भैया ये काम कर रहे हैं, तो इनको मेरी तरफ से 10 रुपये का या 5 रुपये का या 20 रुपये का सहयोग कर दीजिए। तो उसमें ये भी एक टेक्निकल चीज़ थी कि आप पेमेंट का हिसाब कभी भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने 1 रुपये की भी डोनेशन की है, तो जैसे ही आप मिस कॉल मारेंगे, क्योंकि उस समय कॉलिंग का पैसा पड़ता था। अब मान लो कि 1 रुपये का कॉल किया किसी ने, डोनेशन मान लो उसने 10 रुपये दिया, अगर कॉल किया तो 1-2 रुपये तो कॉलिंग में ही चला जाएगा आराम से। तो इसको केवल मिस कॉल मारता था। वो सारी चीज़ें हम मैनुअल अपने हाथ से उसको भेजते थे, लिस्ट चेक करते थे कि ये नंबर किसका है और इसको क्या इन्फॉर्मेशन। ये बात है 2015 और 16 की बात है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उस समय ऐप और ये सारी चीज़ों का नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, लेकिन इंटेंशन तो यही था कि बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिस्टल और क्लियर रहें। और सामान मिलता है, कोई सरकार का ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें सैकड़ों किताबें मिलती थी, फुटबॉल मिलता था, और आपको उसके माध्यम से जनता की सेवा करना होता था, बच्चों को पढ़ाना होता। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। किताबें तो 100-150 जितनी होंगी वो हमने सारी पढ़ डाली, क्योंकि उसमें जैसे पंचतत्व की कहानी हो गई, कुछ बच्चों के लिए विक्रम बेताल हो गया, तो इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ करती थी।
तो वो सारी पूरी किताब, अपने कोर्स की किताबें कम, लेकिन वो कहानियों वाली किताबें टाइप आती थी जो वो ज़्यादा। और जैसे भारत की महान विभूतियाँ, इस टाइप की चीज़ें, तो वहाँ से हमने अपना पढ़ाना चालू कर दिया था उस समय। हाँ, किस मतलब क्लास की बात है, किस क्लास में? ये बात होगी लगभग 4 या 5 की। 4 या 5 की बात है। हाँ, 4 या 5 में अपना बिजनेस भी चालू हो गया था। एक मैथमेटिक्स में ज़्यादा बच्चे कमज़ोर होते हैं जनरली, तो हमने स्कूल में वो चीज़ सीख ली थी। और वो टीचर, मतलब जाहिर सी बात है, जो मैथमेटिक्स के सर होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, सभी के लिए होता है। तो हमने जब वो कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अपने घर या क्षेत्र में लोगों को बताते हैं कि आओ हमारे पास सीखने, ये सवाल बता देंगे, 1 रुपये लगेगा। बिजनेस माइंडेड। बचपन से ही बहुत बढ़िया। लोगों को लगा कि यार मार खाने से और बेइज्जती होने से अच्छा है कि भाई यहाँ मैनेज कर लूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड सर्कल बहुत सारा है। अच्छा, वो दोस्त अभी भी हैं आपके साथ? हाँ, सारे लोग, जितने लोग फर्स्ट डे से जुड़े हैं बचपन से आज तक, सारे लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो हमें मतलब छोड़ के गया हो या नाराजगी। आज भी उतने प्यारे लगा हुआ बैठते हो आप? हाँ, कुछ समय कम दे पाते हैं, लेकिन हाँ, जब भी मिलना होता है दिल खोल के बात। कि आप एक कंप्यूटर क्लास लेते हैं संडे को निःशुल्क, उसके पीछे क्या मोटिव है और कैसे शुरुआत हुई इसकी, मतलब क्या सोचती है आपकी उसके पीछे? 2016 में इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में पिताजी की तबीयत खराब हो गई। तो क्योंकि घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हम अकेले थे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी। हाँ, जो इस समय लेटेस्ट टाइम में चीजें चल रही हैं। अच्छा। तो यहाँ पर भी हमारा काम आया इंजीनियरिंग। ये बात, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 50 से ज्यादा सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा है। तो फिर वहाँ पे हमने फिर कंप्यूटर क्लास शुरू कर दी। हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, तो अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और सुबह 9 बजे क्लास चलती थी, 9-10 बजे। और तो जो संडे को ये फ्री क्लास शुरू की, शायद इसके पीछे ये मोटिव तो नहीं था जैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो भी आके सीख सकें, जो मतलब नहीं फीस पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ था? हाँ, बिल्कुल। तो जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा था, सारी चीजें बढ़िया हो रही थी, अर्निंग भी अच्छी हो रही थी, सारी चीजें रूटीन पे चल रही थी, मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन जहाँ से लाइफ में हम फंसते थे हमेशा, या जहाँ लगता था कि सबका तो अच्छा हो रहा है लेकिन हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके भी पेरेंट हैं। बिल्कुल। तो फिर सारी चीजें बेल सेट हो चुकी थी। अच्छा। तो बेल सेट होने के बाद फिर भी वही एक भावना कि हम अपना तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हम एजुकेशन, जो आपकी शुरुआत में भावना रही थी कि मतलब हेल्पिंग वाला, वो आया कि तो वही कीड़ा फिर काटने लगा कि हम सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक की फीस 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, और कंप्यूटर में क्योंकि इक्विपमेंट यूज होते हैं तो उसकी फीस ज्यादा होती है। सही बात है। तो ऐसे किसी को हम कर भी नहीं सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट आए उसको हम सिस्टम पकड़ा दें, सिस्टम में फिर वो डिस्टर्ब कर दे तो 5 से 10 हजार चले जाएंगे। तो फिर सोचा कि मदद भी करना है और ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरा रीजन ये भी था कि अगर कोई स्टूडेंट फीस दे रहा है और उसके साथ में एक निःशुल्क वाला पढ़ रहा है तो उसकी मनोभावना असर पड़ेगा, साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा कि बताओ ये फ्री में कर रहा है और हम ऐसे कर रहे हैं। तो मतलब रेगुलर क्लासेस जो होती हैं वो मंडे टू सैटरडे रहती हैं, बाकी संडे को जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए आप रखते हो। तो एक ग्राउंड की समस्या को एक बेहतर तरीके से समाधान कर दे, हमारी नजरों में वही इंजीनियर है। नाम लगाने से या ER लिखने से कोई मतलब नहीं, दिखना भी तो चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो अपने पैसों से आपने खोला वो सब कुछ? हाँ, वो सारा चीजें अपने से था। अच्छा, मतलब पहले इंस्टीट्यूट खोला फिर बाद में कंप्यूटर क्लास खोली, या फिर पहले कंप्यूटर क्लास खोला फिर इंस्टीट्यूट खोला, क्या किया? पहले ये चल रहा था, इंस्टीट्यूट चल रहा था। तो कितने बैच लगाते थे आप? लगभग उस समय 7 या 8 बैच लगते थे। 7 या 8 बैच? हाँ। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक? 7 बजे तक 12 घंटे? हाँ, जब तक स्टूडेंट बैठा है तब तक क्लास बंद नहीं। कितने बच्चे होते होंगे पूरे सारे बैच मिला के? लगभग 100 से 150 तक। अच्छा, तो फिर इतना सब अकेले मैनेज करते थे, अपने टीचर और थे? हाँ, शुरुआत में सारा अकेले ही मैनेज किया। हाँ। लेकिन एक लिमिट के बाद वो चीजें, क्योंकि बॉडी भी एक समय के बाद जवाब देने लगती है कि भाई इतना वर्कलोड हो जाता है, तो आपको लगता नहीं कि बॉडी सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है, थकावट महसूस नहीं होती थी? ऐसा नहीं होता, हमारा अगर लक्ष्य अगर हमारे माइंड में सेट है तो कभी थकावट नहीं हो सकती। आप क्रिकेट खेलते हैं, कभी थकावट होती है? ये भी बात सही है। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी, तो एकदम प्योर डेडिकेशन था आपका उस समय। तो ये सिंपल सी चीज है। तो जब स्टार्ट करते थे क्लास यही था कि रिजल्ट बनना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट मिला आपको? हाँ, रिजल्ट बिना, जो बच्चे बोल रहे थे कि हम इंग्लिश में कमजोर है उन सबके 90 के आसपास नंबर आए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 90 भी क्रॉस करे। तो वो तो आपकी मेहनत जब सफल हुई तो फिर आपको कैसा फील होता था कि चलो यार ठीक है, बढ़िया मेहनत करिए, बच्चे कुछ बन गए? बच्चे नहीं, बच्चों से भी ज्यादा एक ऐसी कंडीशन थी, कुछ एक बच्चा ऐसा था कि
वो अपने पेरेंट का इकलौता बच्चा था। और उन्हें एक बार फेल भी हो चुका था। क्या हो गया था? एक बार वो फेल भी हो अच्छा, चुका फेल हो था चुका, बोर्ड हाँ, एग्जाम में। हाँ। तो उसके पेरेंट्स से उसको कोई उम्मीदें नहीं बची थी और लेकिन एक स्वाभाविक तौर से भावनाएं जुड़ी हुई थी कि कैसे भी करके हमारा बच्चा पास हो जाए। हाँ। तो जब उस बच्चे का रिजल्ट आया और फिर रिजल्ट आने के बाद वो अपने बच्चे से मिलने से पहले वो हमारे पास मिलने आए और उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। तो वो मोमेंट आज भी याद है कि बाकी सब पास हुए, उस चीज का तो हमें ज्यादा मेहनत की जीत थी, लेकिन जो उस बच्चे का एफर्ट रहा होगा, उस गार्जियन की जो उम्मीदें रही होंगी, उस बच्चे ने जो एफर्ट डाला होगा, तो वो एक चीज हमेशा याद रहेगी। तो ये बड़ी चीज थी हमारे लिए। अच्छा, फिर ये कारवां चलता रहा, ये कब तक चलता रहा ये सब? हाँ, ये जब रिजल्ट आ गया तब बच्चों ने कहा हम लोग तो इंग्लिश में होशियार हो गए। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, जबकि बच्चों ने आश्वासन दिया था कि हम बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर जाएंगे। तो हमने कोई उस पर जरूरत नहीं पड़ी, एफर्ट हमें लगा ही नहीं। हमें लगा कि सारे लोग ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं। तो फिर अगली साल आई नेक्स्ट ईयर सेशन, तो उसने कहा नहीं भैया, ऐसे तो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट में अच्छा होगा, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होगा। आप ही पढ़ाइए। अच्छा, मैथ भी आप पढ़ाइए, साइंस भी आप पढ़ाइए। सब कुछ पढ़ाया आपने? फिर उस साल हमने क्या किया, सारी चीजें पढ़ाई। हाँ, अकेले? ठीक है। तो सारी चीजें पढ़ाने के बाद में तो एकदम बोरियत फील नहीं होती थी? मतलब बॉडी कभी ऐसे नहीं बोलती यार चलो ठीक है थक गए अभी, ऐसा कुछ नहीं होता था? वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब बच्चों की तरफ देखते हैं, अभिभावक की तरह के देखते हैं और उनकी नज़रों में इतना अपना सम्मान देखते हैं, तो लगता है कि रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा। तो उस समय बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी थी और लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा, आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं, एक इवेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक याद है, कोई एक खास मेमोरी? हाँ, सबसे अच्छी मोमेंट हमारा यही है, क्योंकि जब हम पढ़ाते थे तो वहाँ पर एक टॉपिक हुआ करता था वर्ब, कि वर्ब को कैसे समझाएं। क्रिया तो उसको बताते थे हम कि देखो जैसे बारात में जितनी इम्पोर्टेंट एक दुल्हन की होती है, उतनी जरूरत हमारी तो काफी रिलेटेबल हो गया वर्ब की होती है। तो जो इस टाइप से चीजें बताते थे ना, तो उसमें बच्चों को कभी लगती नहीं था कितने घंटे की क्लास है। तो रिलेटिव एग्जाम्पल देना हमें लग रहा है एक हमारे लिए रिलेटिव और रियल लाइफ एग्जाम्पल एकदम बढ़िया काम करते हैं। वो मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप आना है। तो बच्चे खुश भी होते थे और ध्यान से पढ़ते भी थे। हाँ, वो खूब मन से पढ़ते थे, उसका रीजन यही होगा। हाँ, तो आपने अभी तक कितने बच्चों को पढ़ाया होगा लगभग? अभी मान लीजिए लगभग 800 से लेके 1000 बच्चों। 1000 बच्चे। तो सबके नाम तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक टीचर के लिए हमेशा एक बच्चा कोई होता है जो हमेशा उसको याद रहता है। तो आपके लिए कोई एक फेवरेट स्टूडेंट जो इन 800 बच्चों में या सबसे बेस्ट लगता हो आपके नजर में अभी तक? अगर टीचर से पूछा जाए या हमसे पूछा जाए तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो अब भी प्रिय हैं, पहले भी प्रिय थे। एक्चुअली होता क्या है कि एक टीचर होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप बढ़िया तरीके से बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस सेगमेंट में अगर देखेंगे तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे थे जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर लेते थे बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकेडमिक बहुत अच्छे हैं। जो ओवरऑल आपके लिए एकदम बेस्ट पैकेज है कि दिस इज द स्टूडेंट इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब आप में से ब्रिलियंट मतलब एकेडमिक प्रोफाइल में देखें तो आपके कोचिंग में जो आते हो और उसके हिसाब से अभी तक के? और सबसे ऐसे एक नाम ले पाना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर आज भी आंखों के सामने हम बता सकते हैं कि इस बच्चे को अगर ये काम दिया जाएगा तो इससे बेस्ट कोई दूसरा बच्चा नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट है अपनी वो सीबू कहाँ का रहने वाला है सीबू? अगर ये देख रहे हैं इंटरव्यू तो आपके गुरुजी कुछ बोल रहे हैं आपके लिए। हाँ, क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? तो ये पास का गाँव है, वहीं से है। तो उसने जो काफी सरप्राइज किया है, उसके अंदर वो क्वालिटी थी जो 100% जो चीज मेरे अंदर थी। अच्छा, ठीक है, कि जो काम करना है वो 100% नहीं करना है तो नहीं करना है। अच्छा, तो उस समय हमारा भी ध्यान उतना उसके तरफ नहीं था, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी हमेशा सही रही कि वो सारी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका था वो समर्पण बहुत अच्छा था उसके अंदर। अच्छा, तो क्योंकि उससे ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे थे तो जाहिर स्वाभाविक सी बात है कि हमारा ध्यान उधर रहता था। लेकिन उसने अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल और रिजल्ट में आज बोल सकते हैं कि वो सबसे सक्सेसफुल है। अच्छा, क्या कर रहा है अभी वो? उसका शायद अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, मेडिकल फील्ड में। अच्छा, मेडिकल फील्ड में। तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ये भी थी कि उसकी जो फिजिकल मतलब उतना ज़्यादा उसके अंदर वो एनर्जी नहीं थी या इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं थी। उस कंडीशन के हिसाब से जो उसका परफॉर्मेंस है बहुत बेस्ट है और उसने वो चीज़ें उसने सीखी हैं लाइफ में जो मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारा कम्युनिकेशन उससे अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर और ये डांस एक्टिविटी मिलवाएंगे आप उससे? हमें नहीं, बिल्कुल सभी बच्चों से मिलवाएंगे और सारे बच्चे
कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट हैं। अरे चलो, तो बहुत अच्छी ये बात हमारे लिए अच्छी बात है कि आप हाँ। उनसे मिलना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से? टेक्नोलॉजी लाइफ में अगर हमें अपना आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, इसके जो मिसयूज भी हैं और अच्छे यूज भी हैं, तो सही डायरेक्शन में एक स्टूडेंट कैसे यूज कर सकता है? टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया जैसे चाकू है, ठीक हाँ, है। हाँ, अब उस चाकू से आपको अपनी सास की गर्दन काटनी है या सब्जी काटनी है, हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी इज ए ओनली टूल। टूल, ओके, हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। यूज करते हो। बिल्कुल। तो जैसे गर्ल्स को यही एग्जांपल देते थे हाँ, अच्छा। कि तो कैसे सही तरीके से यूज करा जा सकता है? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि अगर हम चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेंगे, अगर हमें कोई काम करना है हाँ। तो पहले उसको हमें सीखना पड़ेगा। हाँ। जब हम उस चीज़ को सीखेंगे तो उसके हमें प्रोज भी पता होंगे और कॉन्स भी पता होंगे। हाँ। अगर हमें पता है कि आगे चल के रास्ते में एक गड्ढा है, हाँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम वहाँ से गुजरेंगे तो हमारे माइंड में ये बैकअप रहेगा कि हमें इससे या तो इस रास्ते पे जाना नहीं है, हाँ। और या हमें इससे बच के जाना है। अगर हमें पता ही नहीं है वहाँ पर गड्ढा है, हाँ। तो हम फिर धूम धीरी बन के जाएंगे और सीधा कूद जाएंगे, फिर दूसरे को दोष देंगे कि बताओ हमारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तब तो फिर हमारे पास बचने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। सही। अभी क्या है कि बहुत सारे जो यूथ है हमारा वो सोशल मीडिया की तरफ भाग रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे खराब रास्ते पर भी जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से हमारा जो यूथ है कैसे यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए? देखिए कि सोशल मीडिया के बारे में हमें समझना पड़ेगा। हाँ। अगर मान लिए कोई स्किल्स हमें आती है, हाँ। ठीक है, कोई स्किल्स अगर आ रही है, हाँ। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी स्किल्स को। जैसे कि पहले जब मनोरंजन के लिए हमारे पास क्या साधन थे, भजन कीर्तन डांस वगैरह यही हुआ करता था। तो उसमें कितने लोग देख सकते थे आपकी स्किल्स को? 1000 लोग, 2000 लोग, 10,000 लोग। लेकिन अगर आपको इस समय डांस आता है तो आपको लाखों लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया। अब हो क्या रहा है कि हमारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, तो हमने यार डेवलप नहीं की है, फिर हम सोशल मीडिया पे जो भी डालेंगे वो भी चीज़ उतनी स्पीड से लोगों तक पहुंचेगी जो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। सही बात है। तो आप पहले सोशल मीडिया के लिए कोई ना कोई स्किल्स डेवलप करें, कोई चीज़ सीखें, उसके बाद में सोशल मीडिया पे आएंगे तो आपको उसको फ़ायदा भी मिलेगा। और इतना फ़ायदा मिलेगा जिससे आप कभी सोच भी नहीं सकते। और सोशल मीडिया के लिए एक हमारा कोर्स भी है। अच्छा, ठीक है, तो 2 हफ्ते का कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद आपको इतनी जानकारी हो जाएगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं या सोशल मीडिया हमें यूज़ करता है। क्या बताते हैं आप उस कोर्स में? और जो भी बेसिक्स होती है कि हो क्या रहा है कि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं है, तो सोशल मीडिया में जो भी जितनी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो दिखावा या शो ऑफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और जाहिर सी बात है डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। हाँ, और ये अगर मान लो हमें जब दिखावा में जैसे पता चल जाए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो बहुत सॉलिड लग रही है, लेकिन वो फोम की बनी हुई है, तो अगर हम उसके ऊपर कूदेंगे तो वो टूट जाएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए दिखावा में ना जाके हमें पहले उसकी जो रियलिटी है वो चीज़ समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर सोशल मीडिया पे आएंगे तो सफल होने की संभावना हमारी बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे मोटा मोटा एक केस लेते हैं, जैसे आजकल क्या है कि जो फनी वीडियो हैं या फिर ऐसे वीडियो हैं जो बहुत जल्दी से वायरल हो जाते हैं, फिर उनको देख के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्राई करते हैं, जिससे उनकी जो एजुकेशन पे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो क्या सही है या फिर गलत है? कहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे क्या कर सकता है और एक बच्चा क्या कर सकता है, वो बताइए थोड़ा सा। देखिए, जो इन सब चीज़ों को डिजाइन करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। बिल्कुल। और उनका लक्ष्य होता है कि ऑडियंस को कैसे इंगेज करवाना है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो वो आपको हर चीज़ ऐसी दिखाएंगे जिससे आप मोबाइल में अटैच्ड हो जाएं, बने रहें। देखते पाल चौराहे पे कन्नौज के शीतल पेयजल की व्यवस्था कराई है, तो उसके पीछे मतलब क्या मोटिव था और कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से उसकी जरूरत पड़ी आपको, लगी कि हाँ यहाँ पे यार शीतल पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, जैसे पाल चौराहे पर सैकड़ों लोग डेली गुजरते हैं जी। तो होता क्या है कि जो आसपास वाले वेंडर वाले हैं, बेचारे पूड़ी वाले हैं या पानी वाले बतासे लगाने वाले हैं, समोसे वाले हैं, तो उनके लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी पानी की। या तो वो काफ़ी दूर से लाते थे या अपना घर से लेके आया करते थे। तो जब भी उनके पास बैठते थे या जब भी समय दिया वहाँ पे, तो उन लोगों ने बताया भैया पानी की समस्या है। हाँ। उसके बाद में एक बार क्या हुआ, एक काफ़ी दूर से मिट्टी आई थी मेहंदी घाट के लिए। तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी में लोग आए थे, तो हर व्यक्ति एक 20 रुपए की बोतल नहीं ले सकता है या नहीं लेना चाहता है। तो हम भी वहीं पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा भैया पानी का यहाँ पर है कहीं व्यवस्था? तो लगा कि हमने मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं है व्यवस्था, तो लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं माइंड में
स्ट्राइक कर गई या मतलब थी वहाँ पर, तो लगा कि इसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। करना चाहिए। तो फिर उसके लिए प्रयास चालू हुआ, काफ़ी समय लिया, काफ़ी संघर्ष किया। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति कन्नौज में शायद सामाजिक या राजनीतिक नहीं बचा होगा जिसके तक हम ना गए हों। कम से कम इस काम के लिए 3 से 4 बार जाना हुआ। जब भी मौका मिला, जिस भी प्लेटफॉर्म पे गए वहाँ पर मिला। फिर अपने माननीय विधायक जी हैं असीम अरुण जी, उन्होंने समस्या को सुना, समझा और सब लोगों के सहयोग और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से आज पाल चौराहे पर शीतल पेयजल की व्यवस्था हो गई है। लेकिन ये होता है जो सामाजिक काम होते हैं वहाँ पर लोगों के हमें सहयोग की और समय की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए लोग जब वक्त होता है तब आप साथ नहीं देते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो आपके साथ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने अखिलेश जी को भी 1 साल का टाइम दिया। अच्छा। कि आपके पास 1 साल का टाइम है, आप वहाँ पर व्यवस्था करवा दीजिए पानी की। लेकिन जब 1 साल बाद अखिलेश जी ने नहीं करवाई, उसके बाद हमने वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाई पार्टी के माध्यम से। अच्छा, आज की राजनीति में ईमानदारी बनाए रखना कितना जरूरी है? नहीं है, आज की लाइफ में आप ईमानदार हैं तभी लोगों का सहयोग बिल्कुल ले सकते हैं। अन्यथा आप सारी चीजें करने के बाद किसी को एक बार ही सहयोग के लिए बाध्य कर सकते हैं या सहयोग ले सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम तक उसका सहयोग नहीं ले पाएंगे। तो जैसे आप अभी नए राजनीति में जुड़े हैं और अपना टीचिंग का काम भी करते हैं, तो दोनों को बैलेंस करना क्या आपके लिए मुश्किल होता है और कैसे करते हैं आप ये सब? नहीं, ये इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी पार्टी को। अच्छा। और अपने शीर्ष नेतृत्व को कि जो इस चीज के लिए हमें स्वतंत्र कर देते हैं, फ्रीडम कर देते हैं। अच्छा, कि पहले अपनी प्राथमिकता के साथ में आप अपना काम करिए। अगर समय बच जाता है तो आप हमें दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है तभी इतना संभव हो पाता है, अन्यथा इतना हर जगह पर इतना समय और संघर्ष है कि आप जीवन को बैलेंस नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और क्या योगदान है इंडियन यूथ का राजनीति में होना चाहिए? मतलब देखिए, आप जितने भी युवा हैं उनसे अगर आपके अंदर जनता की सेवा करने की लगन और निष्ठा है जी, तो आप राजनीति में आइए, बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा। क्योंकि अगर हम राजनीति से जुड़े हुए ना होते तो आज हम शीतल पेयजल की व्यवस्था नहीं करवाते, जिसका नुकसान शायद सैकड़ों लोगों को पहले भी होता था, अब भी होता है और बाद में भी होता रहता है। अच्छा, किस जगह पे आपने ये बताया नहीं आपने, पाल चौराहे पे किस जगह पे लगा है? पाल चौराहे पर जो कॉर्नर वाली जगह है मंदिर के पास में लगा हुआ है। अच्छा, वहीं पे लगा है। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस किसने वहाँ पे पानी पिया है। तो अगर किसी युवा को ये समझ नहीं आ रहा कि उसको अपनी लाइफ में कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो ऐसा युवा क्या कर सकता है? देखिए, ये समस्या लगभग सभी युवाओं के साथ में रहती है कि हमें कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या हम सफल कैसे हो सकते हैं। देखिए, कोई इसका प्री डिफाइंड रूल नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या टेक्नोलॉजी में चल रहा है जी, या जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने टीचर से मार्गदर्शन लेंगे तो आपको एक बेटर कंडीशन में होंगे कि आप अपने फ्यूचर में किधर जाना चाहते हैं। अच्छा। उसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा है। आपके अनुसार युवाओं के लिए अपना समय का सदुपयोग करना कितना सही है? मतलब कैसे कर सकते हैं सही उपयोग अपने समय का? आप केवल लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। आपको कोई रील मोबाइल किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इनको ये भी पसंद होता है, ये भी पसंद होता है, वो भी पसंद होता है, तो वो ऐसे बच्चे फिर कैसे डिसाइड करें कि मेरे को इस लाइन में जाना है? देखिए, अगर आपकी एक से ज़्यादा फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये बहुत स्वाभाविक है। अच्छा, सभी के लिए होता है जी। अब हमें करना क्या है कि हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। जितनी भी चीजें आप करना चाहते हैं सबकी लिस्ट बनाइए। बिल्कुल। और लिस्ट बनाने के बाद को आपको ये एहसास हो जाएगा कि किस काम को हम पहले कर सकते हैं और किस काम को बाद में कर सकते हैं। जब ये लिस्ट बनाएंगे तो जब आप पहला काम कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरे वाले करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर समय और एनर्जी इतना ज्यादा लग चुका होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात। जैसे किसी बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन उसके पास संसाधन की कमी है, तो वो अपने आप को कैसे उस लक्ष्य की तरफ बनाए रखे? क्या कर सकता है वो ऐसा बच्चा जो मतलब सपने तो उसके बहुत बहुत बड़े हैं, वो करना बहुत कुछ बड़ा चाहता है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है या फाइनेंशियल वो सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा बच्चा क्या कर सकता है? ये तो स्वाभाविक सी बात है और बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों को बड़े सपने देखना चाहिए। और कभी भी जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके पास भी कोई संसाधन नहीं होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हो, चाहे या धीरू भाई अंबानी रहे हो, सब। या जे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी रहे हो। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि संसाधन का उतना यूज है आपकी सफलता में जितना बाइक में पेट्रोल का। अगर आपके पास बाइक है तो पेट्रोल की व्यवस्था कोई ना कोई कर देगा। अगर आपके अंदर का है बाइक नहीं है तो आप पेट्रोल लिए घूमते रहिए। इसका मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी है, हमारी सरकार इतना कुछ करती है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप जितना जरूरत है उससे कई ज्यादा गुना
आपको सहयोग मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसीलिए हैं कि वो चाहते हैं कि कोई टैलेंट के ऊपर हम अपना सहयोग कर सके। हाँ, हम टैलेंट है तो आप आगे बढ़ जाओगे, सहयोग कर देंगे, कोई ना कोई कर ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जो युवा होते हैं वो किसी एक काम में अपना हाथ लगाते हैं और उस काम में फिर वो फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। तो हाउ टू डील विथ फेलियर, मतलब कैसे असफलता से डील करें वो लोग, कैसे खुद को मोटिवेट करें दोबारा उस काम में मन लगाने के लिए या उस काम को करने के लिए। जय का जय पर सत्य सनेहु सोते मिले न कछ संदेहु। मतलब ये हुआ कि अगर आप की किसी भी चीज के लिए समर्पण, निष्ठा और त्याग है तो उसको देर हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर मिलेगा। अब ये फेलियर से क्या होता है कि देखिए कि 3 चीजें जरूरत होती हैं सक्सेस होने के लिए। नंबर 1, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं। नंबर 2, केवल नॉलेज को माइंड में रखने से हम सक्सेस नहीं हो सकते। 80-90% ऐसे ही लोग होते हैं इनके माइंड में प्लान ही पड़ा रहता है, लेकिन वो आप हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा काबिल हो, गलतियों सीखते नहीं। हाँ, लेकिन एक्शन आप नहीं लेते हैं तो उसका कोई मतलब कि एक बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया किसी पार्टिकुलर जॉब या नौकरी को पाने के लिए, लेकिन वो एक अटेम्प्ट में फेल हो गया। उसने फिर से ट्राई किया, चलो ठीक है इस बार नहीं हुआ, दूसरे टाइम हो जाएगा, लेकिन फिर से वो फेल हो गया। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्टूडेंट कैसे खुद को रिवाइव करे दोबारा से उस काम में मन लगाने के लिए या उस जॉब को पाने के लिए, कैसे मेहनत करे? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। याद रखिए आप लोग, मतलब बताइए जरा दर्शकों को। मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में नॉलेज लेना है, कोई हमें हम नॉलेज ही दे सकते हैं किसी को, बिल्कुल। फिर दूसरा काम होता है एक्शन लेना, बिल्कुल। और वो एक्शन आपको तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक सफल ना हो जाए। अमिताभ बच्चन जी की भी एक कविता है। अच्छा, हम सबको ये बताया जाता है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और पैसे कमाना शुरू कर दो तो माता पिता का जो बोलना है वो कम हो जाएगा। तो जैसे जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो 25 के हो जाते हैं, 27 के हो जाते हैं, लेकिन पैसा कमा ही नहीं पा रहे, फिर उनको ताने मिलते घर से। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो बच्चा मतलब 20 के एज का हो जाए या फिर 18+ हो जाए तो कैसे वो फाइनेंशियल स्टेबल हो सकता है या फिर कुछ कमा सकता है जिससे वो अपनी खुद के खर्चे निकाल सके। क्या कर सकता है, क्या मतलब चीज़ें कर सकता है, क्या स्किल सीख सकता है या कैसे कर सकता है? हाँ, ये प्रॉब्लम लगभग पूरी यंग जनरेशन के साथ में है और इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आपके पास मोबाइल है, बिल्कुल, और आपके अंदर स्किल है, बिल्कुल, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसको हम सिखा देंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपको मोबाइल यूज कर रहा है, जब आपके पास स्किल्स होगी तो आप मोबाइल को यूज करेंगे तो इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि आप जिस भी लेवल पे आ जाएं फाइनेंशियल कंडीशन में, उससे आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अंदर से प्रोत्साहन मिलता है कि हम कहीं भी और कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की लाइफ में ये बोलना कि हम बेरोजगार हैं, इसमें हमें अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम क्यों हैं, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और अगर हमने 20-25 के हैं तो हमने कुछ ना कुछ स्टडी किया होगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसी स्किल सीख लें कि 0 से सीख लें तो हमारा उससे कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और समय ऑलरेडी हम मोबाइल में लगा ही रहे हैं। सही बात है। तो इन्हीं दोनों का सही से यूज करेंगे तो हम जो भी कंडीशन में आगे बढ़ जाएंगे। कन्नौज में अपने यहाँ पर है गौरव 24 करके चैनल है और 2-3 ऐसे चैनल है जो सक्सेसफुल है और उनका कंटेंट भी आप देख सकते हैं। गौरव 24 न्यूज मीडिया चैनल है? नहीं, वो कॉमेडी है। अच्छा, कॉमेडी चैनल है और उसका इतना कॉन्सेप्ट इतना सिंपल एंड रिलेटेबल होता है कि अभी तो 4 व्हीलर लिया उसने। अच्छा, उसी कमाई से बताइए। तो इसी बात में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। अभी की जो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, आप एडिटिंग सीख सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग सीख सकते हो, आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड कर रही है 2025 में। तो इनको आप एक्वायर करो, इनको सीखो और बहुत ज़्यादा अवसर आपके लिए हैं इन फील्ड्स में। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो। ठीक है सर, जैसे आप भलाई का काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमारे समाज में बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो जो अपनी जॉब करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में कैसे कुछ एक भलाई का काम कर सकते हैं साइड बाय साइड अपनी जॉब, और थोड़ा सा जैसे समाज में क्या अच्छा कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं? देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी करेंगे तो वो एक भलाई का काम है, वो जन सेवा है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कहीं प्यासे लोग हैं उनको पानी पिला सकते हैं। आप क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेन पेंसिल की समस्या होती है, वो दे सकते हैं। आप प्रयास कीजिए जितना छोटे से छोटा हम काम करें, हमारे ऊपर फाइनेंशियल लोड भी ना बढ़े और हम जो है उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो हम जब अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं मिल जाएंगी। आप कुछ मत करिए, बहुत से पीड़ित और दुखी लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके पास अब बैठ के उनकी बातें सुन लीजिए। इससे ज्यादा भलाई का कोई काम नहीं है। किसी भी वृद्ध के पास अगर बैठ के उसकी बातें सुन लेंगे तो शायद उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मान लो किसी लड़की का जो हस्बैंड है वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया किसी तरीके से, एक्सीडेंट से, तो उसको सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?
देखिए, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, हाँ, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसके बताइए बारे जरा में कैसे? जानकारी नहीं होती है। हाँ, जैसे एक मुख्यमंत्री राहत कोष, हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें आपको 5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार से मिल सकती है। अच्छा, दूसरा होता है प्रधानमंत्री राहत कोष, जहाँ से आपको 2 लाख तक की सहायता मिल सकती है। उसके अच्छा, बाद में बच्चों के लिए प्रति माह हाँ, दो, एक बच्चे के लिए 2,500, अगर 2 बच्चे हैं 18 साल से कम के, तो उनको उसी लड़की या उसी स्त्री के बच्चों को या फिर कुछ अलग से? हाँ, उसी महिला के बच्चों के लिए अच्छा, जिसका अच्छा, 5,000 रुपये महीने तक की स्कीम होती है। और अच्छा, इसके बाद इसके साथ वृद्धावस्था पेंशन होती है अच्छा, और ढेर सारी योजनाएं होती हैं। हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम समय से अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। सही प्रोसेस बताइए थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को कि सही प्रोसेस क्या है, ये सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए? हम्म, कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी घटना घटित हो जाती है, हुँ, तो सबसे पहले उस क्षेत्र के जो भी जागरूक लोग हैं हुँ, उनसे एक बार चर्चा करें अच्छा, कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और किन किन योजनाओं से किस माध्यम से हम कितना सहयोग कर सकते हैं। हुँ, होता क्या है कि हम बोलते हैं सिर्फ हमें ये सहयोग चाहिए या और कुछ सहयोग चाहिए, हुँ, लेकिन जो सरकार होती है उसका सहयोग करने के लिए वो पॉलिसी बनाती है। बिल्कुल पॉलिसी बनाती उस है, पॉलिसी के क्राइटेरिया को जब हम फुलफिल करेंगे, हाँ, तो ये सहयोग हमें आराम से आसानी से मिल जाएगा। हाँ, अगर उस पॉलिसी के जो क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई हादसा हो जाता है, उसमें समय सीमा दी गई है कि 1 साल के अंदर हम 1 महीने के अंदर हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। होता क्या है कि हम वो डॉक्यूमेंट 1 महीने के अंदर सबमिट नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो इस वजह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता या उतना लाभ नहीं पहुँचता जितना वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है जागरूकता। हुँ, और अगर हम जागरूक होकर समय पर काम करेंगे, तो ये है कि व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन जो जीवन जीने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है, उस समय पर विपरीत परिस्थितियों में उसका सहयोग काफ़ी मदद और सहयोग हो जाता करती है। है। कोई ऐसी भी योजनाएँ हैं जो मतलब युवाओं के लिए आती हैं, जैसे कुछ अपना जैसे बिज़नेस वो करना चाहते हैं और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, तो ऐसी कोई योजनाएँ हैं जहाँ से वो पैसा उठा के अपना कोई बिज़नेस कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको बिजनेस करना है या आपके करने की इच्छा है, तो इस टाइप की सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं। जैसे बताइए जैसे मुख्यमंत्री स्वराज गौर योजना, क्या होता है उसमें? मुख्यमंत्री स्वराज गौर योजना सबसे अच्छी योजना इसलिए है कि उसमें अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है हाँ, और केवल आप क्लास 8 क्वालिफाइड हैं, अच्छा, तो आपको उसमें आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा। हाँ, लोन के बाद में 10% सब्सिडी होगी, मतलब 50,000 रुपये आपको भुगतान हुँ, नहीं करना है। उसके बाद 6 महीने का टाइम मिलता है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसकी कोई किस्त नहीं भरनी पड़ती है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए इतनी सपोर्ट मिल जाता है, तो बिजनेस हम रन करा ले जाएंगे। अगर इसको और प्रॉपर तरीके से करते हैं तो फिर सरकार 7.5 लाख रुपए दे देगी, अच्छा, और अच्छा करेंगे तो वो 10 लाख दे देगी। अच्छा, जो उसका प्रोसेस क्या है? कैसे ये मतलब एक युवा ले सकता है इसका लाभ? सारा सिस्टम ऑनलाइन रहता है। हुँ, ऑनलाइन आप टाइप करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पा रही है हाँ, या आपको समस्या है ऑनलाइन करने में, तो आप जो हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं हाँ, उनसे मिल लीजिए। उनसे नहीं मिल पाते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल लीजिए, वो आपको सारी योजनाएं बता देंगे। नहीं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, अच्छा, आपको पैसे की समस्या नहीं होगी। अगर आपके अंदर ईमानदारी से काम करने की इच्छा है तो पैसा कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कितना टाइम लगता है ये अकाउंट में पैसा आने फॉर्म फिल करने से और अकाउंट में पैसा आने में? मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? सबसे पहले आपका सिबिल अगर सही है तो 2 से 3 महीने में आ हो जाएगा। जाता है। अच्छा, आपका सिबिल लगभग 700। आपने कराया है किसी का? हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी लोगों का हुआ है। अच्छा, कितने सारे लोगों को कराया आपने? कितने सारे लोगों को ये इस योजना का लाभ दिलाया है? लगभग 5 से 6 लोग तो इस समय कर रहे हैं अच्छा। प्रेजेंट टाइम में। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 2 करोड़ वाली योजना का भी लाभ अरे ले बाप रहे रे! हैं। 2 करोड़ लोग तो। उसमें 1 लाख की 1 करोड़ की सब्सिडी भी है। अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो भाई सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ बना रखी है युवाओं के लिए। ठीक है, थोड़ा जागरूक बनो, थोड़ा रिसर्च करो जाके, तो कमी नहीं है भाई आपके लिए। आपके स्किल को सही तरीके से अपनी स्किल को मोनेटाइज़ कर सकते हो। बस सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, वृद्धावस्था जो पेंशन योजना होती है, उसका लाभ कैसे पहुँचता है लोगों तक? नहीं, ये सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। कैसे मतलब इसका लाभ मिलता है? इसका लाभ आपकी उम्र अगर 60 वर्ष से ऊपर है हुँ, और हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलता है क्या? हाँ, सभी को मिलता है। अच्छा, कैसे मतलब ले सकते हैं उसको? हाँ, जैसे आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है हुँ, और आपकी इनकम है वो लगभग 50,000 से कम है या 60,000 से कम है। ये मंथली है कि एनुअल है, कैसा है? ये एनुअल होता अच्छा, है। एनुअल होता है, अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में अलग हाँ, है और एनुअली होता है, शहरी में समझ गया, हाँ। अलग है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये हर महीने वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। और जो हमें लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उस उम्र में हमारी ऐसी परिस्थिति होती है कि दवा से लेके खाने पीने से लेके बहुत सी समस्याएं हो जाती सही हैं, बात है। जिसका सहयोग होना और मिलना बहुत ज़रूरी है।
तो उमंग ऐप क्या है, मतलब बताइए थोड़ा सा। हाँ, उमंग ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पर हमें सारी योजनाओं के बारे में जानकारी हो मिलती जाती है। किस 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 फील्ड की? चाहे वो स्टेट लेवल की योजना हो, अच्छा। चाहे वो सेंट्रल लेवल की योजना हो, या कोई जैसे हेल्थ में हमारी कितनी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी योजनाएं मिल रही हैं, अच्छा, सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है। अगर आपके पास सिंगल ऐप है मोबाइल में तो वो ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा? हाँ, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपके पास सिंगल ऐप है तो वो उमंग ऐप होना चाहिए, उसके बाद आपको किसी की जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है। सारी जानकारी आपको, सारी जो योजनाएं हैं सब उसमें है। सारी A to Z अपडेट होती रहती है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपके फोन में उमंग ऐप नहीं है तो आप डाउनलोड करो, उसमें सरकार की सारी योजनाएं की जानकारी जो है आपको मिल जाएगी, है ना सर? अच्छा सर, आपने देखा होगा अभी बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, उनके साथ ठगी हो जा रही है, किसी के बैंक से पैसे गायब हो जा रहे हैं, उनको ऑनलाइन झांसा देके किसी भी तरीके से उनसे पैसे उनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। तो इसको कैसे बंद करें, मतलब कैसे कैसे पता लगाएं कि ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, और कैसे इससे मतलब बचना है? देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो आपको उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सारा अकाउंट में डाल सकता है। बिल्कुल। अब फ्रॉड कैसे होता है? हाँ। या तो वो आपको डराएगा या वो लालच देगा। अच्छा। जैसे उसने बोला कि हमने आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए हैं और 90,000 रुपये डालना है, आपको अपना QR कोड भेज दीजिए, या हमने जो QR कोड या लिंक भेजा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो होता क्या है कि हम 10,000 आ चुके होते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल या डिवाइस का एक्सेस उधर चला जाता है, तो उसके बाद हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। वो 10,000 तो जाते ही जाते हैं और साथ में जितने पैसे हमारे थे वो भी चले जाते हैं। तो आपको माइंड में केवल एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर किसी को पैसे हमें देना है तो उसको केवल हमारा अकाउंट नंबर ऑलरेडी पता होता है। जब वो 10,000 डाल चुका है तो वो 10 लाख डाले या 10 करोड़ डाले, उससे हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं है। दूसरी चीज है, वो लोग डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डराने के समय एक डिजिटल अरेस्ट वाला, तो कैसे मतलब इससे बचें फिर? एक मूवी आर्मर करके एक ऐप आता है, मूवी आर्मर जी, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो अगर इसको आप डाउनलोड करके कोई भी लिंक अगर इसमें डालेंगे तो ये आपको बता देगा ये रेड है, ग्रीन है या ऑरेंज है। अगर वो इंडिकेट करता है कि इसमें रेड है, इसका मतलब है उस पर हमें क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आप इस तरीके से आप डिजिटल अलर्ट और साइबर क्राइम से बच सकते हो, जैसा कि सर ने बताया अभी। अच्छा, आज के टाइम में AI बहुत ज्यादा पावरफुल और एडवांस हो चुका है ना? तो आप हमें जरा ये बताइए कि हम अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में, अपने डेली लाइफ के जो काम है उनमें कैसे AI यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे पहले अगर हमें एप्लीकेशन लिखना होता था तो उसको टाइप करने के लिए हमें अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, और हिंदी में लिखना है तो हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं आता है तो हमें साइबर कैफे पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। अब AI ने क्या किया है कि वो हमारा पैसा और समय को बचा दिया। एक बार हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे उसमें और वो सारा डिटेल में लिख देगा। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें लाइफ में हैं, अगर हमें AI को सही तरीके से यूज करना आता है तो वो हमारा टाइम, पैसा बचाएगा और हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार है। और तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोगों को AI, आप हमें बताएंगे कोई AI मॉडल्स का नाम बताएंगे? हाँ, जैसे ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया, और काफी ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं जो आपकी, इन सबका काम एक ही होता है कि आपके समय और संसाधन को बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप नहीं यूज करते हो तो सीखो भाई, आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो युग है ना, वो AI आने वाला है, तो आप सीखो और अपने काम को अच्छे से और करो, समय बचाओ अपना। ठीक, आपने अपने क्षेत्र में एक माँ अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति लगवाई है, तो उसको लगवाने के पीछे का मोटिव क्या था और क्या आप चाहते हैं कि मतलब आप, जैसे आपने बताया कि आपका जो एक ड्रीम है, बड़ी सोच है कि आप उसको हर क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को क्या उसके पीछे की इंस्पिरेशन स्टोरी है? माँ अहिल्याबाई का पूरा नाम है पुण्य श्लोक लोक माता राजमाता देवी रानी अहिल्याबाई होलकर। मुझे तो पता ही नहीं था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये इतना नाम था उनका। अब ये नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई थी तो वहाँ राजा घराने का था, मल्हारा होलकर जी के यहाँ, तो इसलिए उनको रानी बोला गया। लेकिन जब वहाँ पर उनके पति खत्म हो गए और ससुर खत्म हो गए, इकलौता बच्चा खत्म हो गया, तो उनको ना चाहते हुए भी उन्हें पदभार संभालना पड़ा, तो उसलिए उनको राजमाता बोला गया। अच्छा। तो राजमाता बनने के बाद उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि जनता उनको स्नेह से, लगाव से देवी कहने लगी। अच्छा। तो उन्होंने जब अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा लोक माता। अच्छा, लोक माता मतलब, लोक माता मतलब समझ गए। तो उस तरीके से लोक माता पड़ा। तो उन्होंने अपनी प्रजा में समृद्धि लाने के लिए जो दूसरे प्रदेश के कारीगर थे, अच्छा, बहुत काबिल कारीगर थे, उनको सारी सुविधाएं देकर अपने क्षेत्र में माहेश्वर में आके बसाया। अच्छा। और ये कार्यक्रम चालू कराया कि ये साड़ी बने। तो वो साड़ी आज भी अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पर, माहेश्वरी साड़ियों के नाम से विख्यात है। हाँ। और वहाँ पर ये उद्योग आज भी मजबूती के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश, इंदौर में। अच्छा। दूसरा ये हुआ कि जब बनी थी माँ अहिल्याबाई शासक, तो उस समय एक व्यक्ति आया, बोला कि हमें आपके ये 10 गाँव
चाहिए, नहीं तो भाई आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। हाँ। तो माँ अहिल्याबाई ने उसको 10 गांव दे दिए। कहा कि आप भाई ले जाइए, और हम युद्ध आपके साथ नहीं करना चाहते क्योंकि आप हमारे क्षेत्रीय हैं, पड़ोसी हैं। सही है। तो 10 गांव दे दिए। तो वो कम से कम 1 या 1.5 साल तक वो व्यक्ति उसमें लगा रहा। उसको दिल में ये महसूस हो गया कि जब हम चाहेंगे तभी सम्राट पे कब्जा कर लेंगे। हाँ। लेकिन इसमें माँ अहिल्याबाई को टाइम मिल गया 1 साल को तैयारी करने का। हाँ। और दूसरी साल भी वो व्यक्ति आया कि अब हमें 50 गांव चाहिए, हाँ। नहीं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो माँ ये अहिल्याबाई जो टाइम पीरियड था ये माँ अहिल्याबाई का कब से कब तक था, ये जब सारी चीजें हुई हैं? ये होगा 1725 से लेके 1795 तक। अकबर के बाद का समय हाँ है ना? हाँ, औरंगजेब था सबसे। अच्छा, औरंगजेब था। तो माँ अहिल्याबाई ने मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने फिर युद्ध किया। हाँ। तो युद्ध करने के बाद माँ अहिल्याबाई के यहाँ इतनी बड़ी तोप थी, उस तोप के अंदर उस आदमी को बैठाला। अच्छा। और तोप का गोला डाला, ज्वाला नाम की तोप थी, उसको उड़ा दिया। अरे बाप। तो 2 मैसेज क्लियर हो गए हाँ। कि आप युद्ध नीति में हमें बिल्कुल असहाय या कमजोर मत ना समझिए। हाँ। तो हम चाहते हैं कि शांति स्थापित रहे, लेकिन हमारे सम्मान के साथ। तो जहाँ पर उन्हें लगा कि सहयोग से काम चल सकता है, वहाँ तो सहयोग से लिया। और जब ये मैसेज देना हुआ कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं, तो फिर वो भी मैसेज इतना मजबूती के साथ दिया गया कि उसके बाद जितने आसपास के राजा थे सब लोग अपने आप चिट्ठी दे दिया कि हम तो आपका सहयोग ही करना चाहते हैं। उसके बाद माँ अहिल्याबाई को बहुत कम युद्ध करने पड़े। अच्छा, आपने इतनी बड़ी कहानी बताई, आपने मानवर कांसीराम जी को भी पढ़ा है, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? उनकी मतलब कैसी राजनीतिक थी विचारधारा, उनसे भी आप काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं, बताइए थोड़ा सा उनके बारे में। देखिए, मान्यवर कांसीराम जी से पहले जो राजनीति थी उसको अंबेडकर जी ने उस विचारधारा बहुत बड़े समाज सेवक थे, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हाँ। तो अंबेडकर जी बहुत ही काबिल और पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन राजनीति में क्या होता है, हमें क्षेत्र में समय ज्यादा देना होता है। तो उनकी अंबेडकर साहब शायद चुनाव भी हारे थे। हाँ, तो उन 2 चुनाव वो हारे थे। अच्छा। तो होता क्या है कि वो जो चीज उनकी विचारधारा थी वो किताबों में ज्यादा समेट के रह गई और जमीन पे उसका उतना प्रभाव नजर नहीं आया। 1956 में अंबेडकर जी के गुजर जाने के महापरिनिर्वाण दिवस हो जाने के बाद में हमने कांसीराम जी के बारे में पढ़ा कि 1965 तक उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी अंबेडकर जी के। 1965 तक। अच्छा। तो उस समय वो पुणे में जॉब कर रहे थे। तो कांसीराम जी। तो और वहाँ पर जो इनकी पार्टी थी आरपीआई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। हाँ, तो इस पार्टी के जितने ही जुड़े हुए लोग थे वो काम तो कर रहे थे, लेकिन विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। मतलब व्यक्तिगत हित तो हो रहा था, लेकिन सामाजिक उद्धार उतना नहीं हो पा रहा था। इस चीज के लिए वो कांसीराम जी आए, और कांसीराम जी ने 1965 से लेके 1975 या 80 तक एक संगठन बनाया। अच्छा। जिसका नाम है बामसेप। अच्छा। उस संगठन में क्या किया उन्होंने, सभी ऐसे लोगों को जोड़ा कि जो लोग शिक्षित थे और जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से जॉब मिली हुई थी। तो उनको उन्होंने एहसास दिलाया कि ये जो आपको भागीदारी मिली है, उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाने की थी। क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप खुल के या उस तरीके से समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। तो आप वो चीज़ मत कीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिए और हम जमीन पे संघर्ष। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो आरक्षण जो मिला है वो सही है कि गलत, वो आप बताइए थोड़ा सा। आरक्षण के लिए, आरक्षण क्या होता है? आरक्षण पूरी दुनिया में मिला हुआ है। हाँ, जैसे अपने यहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, तो उस पर बताइए थोड़ा सा, क्या तो सही है कि जैसे गलत? कि विदेश में आरक्षण है वो कलर बेस्ड है। हाँ, सही बात है। अमेरिका रंग भेद की वजह से, जाति के हिसाब से होता है। अपने यहाँ पे है। तो ये यूनिक चीज नहीं है कि आरक्षण जैसे लग रहा है कि कोई आरक्षण दे रहा है। तो जहाँ पर सामाजिक तौर पर कुछ लोग निचले पायदान पे रहते हैं, बिल्कुल, तो सामाजिक समरसता के बिना कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता है। तो उनको आगे बढ़ाने का एक तरीका होता है। तो आरक्षण अगर लोग सही से उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको आरक्षण मिला, आप IAS DM अधिकारी बन गए, ठीक है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि जो लोग जरूरतमंद है उनको दिया जाए। बिल्कुल। तो आरक्षण अच्छी चीज है। या आप बन गए अधिकारी, फिर उसके बाद आपके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है, उसके बाद आपको बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, क्या इससे सामाजिक समरसता आएगी? नहीं आएगी। आरक्षण देने का उद्देश्य है सामाजिक समरसता। अगर उसको उस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है तो आरक्षण बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो वो चीज गलत है। अच्छा, गलत है, मतलब बराबरी अगर है तब तो ठीक है। हाँ, जरूरतमंद को दिया जा रहा है तो वो चीज सही है। अगर जरूरतमंद नहीं है उसका तो फिर इसको मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कौन जरूरतमंद है कौन नहीं है? जैसे अपने यहाँ पे क्या कि SC और SC ST को रिजर्वेशन मिला है,
तो वो कैसे फिर डिसाइड करें कि ये जरूरतमंद है या फिर नहीं है? जैसे अपने यहाँ तो जाति का है, अब जाति को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे कि ये जरूरतमंद है या नहीं है? अपने यहाँ पे जब कास्ट बेस्ड है तो भी जरूरतमंद तो वही हो गया फिर जाति। तो हमने बोला ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी है ना। हाँ। अगर हम अधिकारी बन गए हैं हाँ तो हमें तो सारी चीजें पता है। बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए कि हम अगली पीढ़ी को ना देके जो हमारे जरूरतमंद भाई हैं, जो निचले पायदान पे खड़े हैं, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है कि अगर हमारा अधिकार है तो कर्तव्य भी तो हमारा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, जरा हमें बताइए कि आप कौन सी पार्टी से जुड़े हैं और आपका पद क्या है उसमें? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो हमारे पास दायित्व है वो इस समय विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी का है। अच्छा जी। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी जनहित के कार्य हैं वो जन जन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, क्या लगता है आपको, कभी इंडिया और पाकिस्तान एक ही थाली में खाएंगे? मतलब ऐसा कभी होगा कि बहुत शांति बनी रहेगी दोनों देशों में, कभी लड़ाई नहीं होगी, या फिर हम लोग मतलब शांति बनाए रख सकते हैं दोनों ही देशों में? ऐसा कभी हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से? क्या हो सकता है या फिर क्या करना हो सकता है? नहीं, बिल्कुल होगा। ये हमारी अखंड भारत की जो परिकल्पना है, तो आज नहीं तो कल ये जरूर होगा, साकार होगी। अच्छा, समय लग सकता है। हाँ। आप क्रिकेट मैच तो देखते होंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है फिर? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ क्यों? राहुल द्रविड़ क्यों मतलब फेवरेट है? कि जब आप विकेट पे जाते हैं तो आपका काम सिर्फ टिकना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बिल्कुल, टिकने से ही विरोधी भयभीत हो जाते हैं। हाँ कि आप सही बात है। अच्छा सर, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर जनपद में माँ अहिल्याबाई की मूर्ति की स्थापना करना। अच्छा। और हम चाहते हैं कि पाल चौराहे को सैफई से भी ज्यादा सुंदर बनाया जाए। अच्छा। और जो पूरे देश में सबसे बड़ी माँ अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापना कराने का प्रयास होगा वो जगह है सैफई। सैफई में क्योंकि विधुना में एक शिक्षण संस्थान था। अच्छा। जिसका नाम था माँ अहिल्याबाई के नाम से। हाँ। तो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, हाँ, तो उन्होंने वो शिक्षण संस्थान से माँ अहिल्याबाई का नाम हटा दिया। अच्छा। तो अगर हटाया है तो हमारा भी कुछ उद्देश्य है और हमारा भी यह है कि सैफई में माँ अहिल्याबाई जी की सबसे भव्य और बड़ी मूर्ति लगाई जाए। अच्छा। ये प्रयास हमारे जीवन का रहेगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ने वाले हैं एक शानदार रैपिड फायर राउंड की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिए। ठीक है, तैयार है सर आप? चलिए, बचपन की प्रेरणा कौन है, माता या पिता? माता। पसंदीदा खेल क्या है आपका, क्रिकेट या दौड़? क्रिकेट। क्यों? क्योंकि क्रिकेट हम लोग बचपन से ही खेलते आए हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटली एक्टिविटी। हाँ। कन्नौज को एक शब्द अगर आपको देना, गौरव या संस्कृति? गौरव है हमारे लिए। अच्छा। पसंदीदा सरकारी योजना उज्ज्वला या कौन सी, मतलब आप बताओ, पसंदीदा सरकारी योजना कौन सी आपकी? हमारे हृदय के जो सबसे करीब है वो वृद्धावस्था पेंशन योजना है। अच्छा। योजना। युवाओं को एक शब्द में बोलना हो, शक्ति या फिर भविष्य? भविष्य। आपके आदर्श नेता किसी एक का नाम? मान्यवर कांशीराम जी। अच्छा, क्यों? एक शब्द में, थोड़ा कम शब्द में बताइए, क्यों उनका नाम क्यों बोला आपने? क्योंकि हो सकता है विचारधारा में हमारा मतभेद हो, हाँ, लेकिन 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में, हाँ, उन्होंने एक पौधा रोपा और उस पौधे को फल तक पहुंचाया। एक पार्टी बनाना और पार्टी को सरकार तक मुख्यमंत्री बनाना बहन जी को, ये मान्यवर कांशीराम जी का ही चमत्कार है। देशभक्ति का मतलब एक शब्द में, बलिदान या प्रेम? बलिदान। बलिदान। क्यों बोला आपने बलिदान? क्योंकि हमें कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बलिदान से ही अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। शिक्षा आपके लिए क्या है, प्रकाश या आजादी? शिक्षा हमारे लिए प्रकाश है और एक माध्यम है कि जिससे मुश्किल चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं। और शिक्षा के माध्यम से अगर हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, हाँ, वही शिक्षा होती है। डिग्रियों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। आपकी जिंदगी का मूल मंत्र क्या है, अनुशासन या फिर सेवा? सेवा। अगर आप सेवा करेंगे तो अनुशासन में आ ही जाएंगे। अच्छा, सेवा जरूरी है आपकी? सेवा जरूरी है। अच्छा। हाँ, प्रगति या परिवर्तन? प्रगति। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग प्रगति करेंगे तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगा। किस सामाजिक काम को करने में आपको दिल से सुकून मिलता है? कोई भी ऐसा काम। कोई एक शब्द में आंसर जवाब देना है। लोगों को जागरूक करने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अच्छा, एक लाइन में मोटिवेशन क्या है? लक्ष्य प्राप्ति। नहीं, आपका लक्ष्य के प्रति, आपका लक्ष्य अपने आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ। जब काम नहीं करना होता है। बिल्कुल। काम करना है तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना है, कोई मोटिवेट करने आता है? हाँ, कोई नहीं आता। कोई मना भी करेगा। अच्छा, क्रिकेट से ज्यादा आपने अपने जीवन में सेंचुरी लगाई है, आपने बताया था, सेंचुरी कुछ मारी है कभी? हाँ, हमने कम से कम
3 या 4 सेंचुरी मारी हैं। अच्छा। वो भी उन खेतों में जहाँ पर जुताई वगैरह होती है। अच्छा। विकेट का भी कुछ नहीं पता, बरसात का भी, एक तरफ बारिश होती थी। हाँ। तो जब वो बॉल पड़ती थी उसके साथ में मिट्टी सहित बॉल कम आती थी मुंह पे। हाँ। मिट्टी ज्यादा आती थी। उस ऐसे मतलब स्थिति में आपने सेंचुरी मारी? तो हमें उस समय लग रहा था कि ये सेंचुरी नॉर्मल है, लेकिन जब आज देखते हैं तो हमें लगता है वो शतक तो कोई भी नहीं मार पाएगा बैट्समैन दुनिया में। सही बात है। क्योंकि जब यहाँ पर क्रिकेट खेलते खेलते कभी उंगली या कुछ टूटा है? हाँ, 3-4 बार। ये क्या टूटते ही रहा? ये टूटी है? अच्छा। 3-4 बार ऑपरेशन भी हुआ। फिर कोचिंग का नाम क्या है? जैसे आप, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप जरा कोचिंग का नाम, अपने कोचिंग सेंटर का नाम बताइए और एड्रेस बताइए सही थोड़ा। पाल चौराहे पर एग्जाम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से अपना शिक्षण संस्थान है। हाँ। और आपको किसी भी टाइप की ज़रूरत है तो आप मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं या वहाँ पर आके ऑफिस में बात कर सकते हैं। प्रयास किया जाएगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो। अच्छा, कितना खर्चा आता है ट्रिपल-सी कराने में? ट्रिपल-सी में लगभग 2500 से लेकर 3000 के बीच में आ जाता है। 3 महीने का कोर्स होता है। तो आप पूरा सर्टिफिकेट बना के देते हैं उनको करवा के? नहीं, इसका एग्जाम ठीक उसी तरीके से होता है जैसे बोर्ड एग्जाम होता है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम होता है। किसी का भी कोई रोल नहीं रहता है। अच्छा, ये बात। अब ये बताइए कि आपको हमारे साथ चर्चा करके कैसा लगा, इतनी सारी बातें करके? इससे पहले कभी आपने अपने आप को इतना खुलाया क्या? नहीं, क्या एक्चुअली है क्या कि समय की व्यस्तता के कारण इतना समय नहीं दे पाना होता है, लेकिन जिस तरीके से अनमोल जी ने मेहनत की जी, और लगातार 15 या 20 दिन का समय लगाया, हाँ, तो ये बड़ी बात है। और इससे पहले शायद हमारे बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जी, तो, लेकिन जिस निष्ठा के साथ अनमोल ने काम किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई का बहुत पात्र है। धन्यवाद सर। और हमें लगता है कि कन्नौज और हम सबके लिए अनमोल बहुत अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो अब आप ये बताइए, जो हमारी कन्नौज की जनता ये पॉडकास्ट देख रही है, उनके लिए कुछ एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे आप? जब भी जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो निसंकोच भाव से संपर्क करिएगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार से आपका सहयोग कर सके। और कन्नौज का नाम भी पवन है, तो आप पवन का मतलब जानते हो? पवन का पर्यायवाची शब्द होता है हवा, हर तरफ उड़ के जाने वाले पवन जी, है ना? यही तो मतलब होता है ना? ठीक है, तो आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप आइए से मिलिए के आपकी समस्या का निवारण करेंगे। ये किसी भी टाइप की है, अगर इनसे नहीं होगी तो आपको ये तरीका बताएंगे, रास्ता बताएंगे किस तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। और आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट में करके जरूर बताइए। आई होप आप इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारी नई नई जानकारी आपको पता चली होंगी और किस तरीके से हम लोग अपना विकास कर सकते हैं, कैसे अपना सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी इस पॉडकास्ट से। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। हेलो, हाँ हाँ, मैं क्यों, थोड़ी देर में आ रहा है। हम खा लिया बस। ठीक है, मम्मी की कई समस्या बताओ, खाना खाने नहीं चिंता है भाई बच्चों की, सही हर मम्मी के अंदर होता है ना, वो तुम्हारा पेट कहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सही है, खाना नहीं बंद होना चाहिए।